मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के नोट्स आपको लिखवाना। तो मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपने हेडफोन ऑन कर लीजिए, नोट्स बनाने शुरू कीजिए, क्योंकि आज की वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं वस्तु विनिमय गुण और दोष, इसके अलावा मुद्रा का अर्थ, मुद्रा के प्रकार, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, चलन आदि महत्वपूर्ण शीर्षकों पे आज हम बात करेंगे। तो अपने हेडफोन ऑन कर लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए और आइए शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की। पहला प्रश्न आता है, वस्तु विनिमय से क्या आशय है? वस्तु विनिमय दो शब्दों से मिलकर बना है, वस्तु प्लस विनिमय। वस्तु यानी कोई भी सामान और विनिमय का मतलब होता है उसका आदान प्रदान, यानी कि मुद्रा के प्रयोग के बिना एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु को प्राप्त कर लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। यह हम वर्तमान समय में भी छोटे तथा बड़े दोनों स्तर में देखा जा सकता है। प्राचीन काल में जब मुद्रा उपलब्ध नहीं थी या इतनी ज़्यादा चलन में नहीं थी, तो ज़्यादातर लोग एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु को ही प्राप्त कर लिया करते थे। जैसे अनाज देकर कोई और सामान प्राप्त कर लेना, गेहूं के बदले चावल या चावल के बदले दाल प्राप्त कर लेना। तो इस प्रकार एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त करना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। अब वर्तमान समय में क्योंकि मुद्रा चलन में आ चुकी है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं आपको वस्तु विनिमय देखने को मिल जाएगा। जैसे आपके गली मोहल्ले में अक्सर आपने देखा होगा, हमारी गली में तो आती है कि कुछ महिलाएं बर्तन वगैरह दे जाती हैं और घरों से पुराने कपड़े ले जाती हैं। इसके अलावा कभी कभी मैंने देखा है कि गली में बच्चों का कुछ सामान बेचने कुछ व्यक्ति आते हैं जो बच्चों के लिए चूरन, मरमुंडा, इस तरह की कुछ चीज़ें, खाने पीने का पदार्थ बेचते हैं। और अगर कोई बच्चा उन्हें अपना कोई लोहा, टीन या कोई सामान देता है तो उसके बदले भी वो बच्चों को खाने पीने की चीज़ें प्रदान कर देते हैं। तो ये तो हुआ छोटे स्तर पर वस्तु विनिमय। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं वस्तु विनिमय कैसा होता है। आपको पता है प्रत्येक देश की अपनी एक अलग मुद्रा है। प्रत्येक देश एक दूसरे से व्यापार करने के लिए या तो डॉलर को माध्यम बनाते हैं कि मुद्रा के बदले उसे एक्सचेंज करके डॉलर में कन्वर्ट किया जाए, या कभी कभी एक देश दूसरे देश को वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान भी कर लेता है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं कि बिना मुद्रा के प्रयोग किए वस्तुओं का आदान प्रदान करना, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त करना वस्तु विनिमय कहलाता है। अब वस्तु विनिमय के क्या लाभ हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है सर, सरल प्रणाली। वस्तु विनिमय एक सरल प्रणाली है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना या बिजनेसमैन होना आवश्यक नहीं है। आपने अक्सर स्कूल कॉलेज लाइफ में कभी ना कभी वस्तु विनिमय अवश्य किया होगा कि आपने अपनी कॉपी अपने फ्रेंड को दे दी और जरूरत पड़ने पर उससे कॉपी प्राप्त कर ली, अपना पेन अपने दोस्त को दे दिया, उससे अपना कोई और कभी सामान ले लिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वस्तु विनिमय का प्रयोग छोटे स्तर से यानी छोटी आयु से ही हम सरलता से सीख जाते हैं। नंबर 2, सहयोग की भावना का विकास। वस्तु विनिमय करने से कहीं ना कहीं हमारे आपसी प्रेम संबंध, सहयोग की भावना, मित्रता का भाव प्रकट होता है। आप ध्यान दें तो आप अपनी कॉपी या पेंसिल उन्हीं बच्चों को देते थे या उन्हीं से लेते थे जो आपके मित्र होते थे या जिनसे आपके संबंध अच्छे होते हैं। तो जिन वस्तुओं का आदान प्रदान आप कर रहे हैं, देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो भी आपके संबंधों के विकास में सहायक होती है। इसके बाद है सर, कहीं ना कहीं कार्य कुशलता में वृद्धि आती है। अब मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी कोचिंग क्लास में पढ़ाता हूं। अगर मुझे पता हो कि जिन लोगों के बच्चे मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं वे महीने के अंत में मुझे आटा, दाल, चावल वगैरह दे ही जाएंगे, तो मैं निश्चिंत होकर एक ही काम पर फोकस करूंगा कि हाँ मुझे सिर्फ पढ़ाना है। पर अगर आप सोचिए एक ही व्यक्ति हर तरह का कार्य करने की सोचे तो क्या यह संभव है? नहीं, बिल्कुल यह संभव नहीं है। कार्य का विभाजन। वस्तु विनिमय के कारण मनुष्य को पता है कि वह अपनी वस्तु प्रदान करके दूसरी वस्तु सरलता से प्राप्त कर लेगा।
इसीलिए अब वो केवल वही कार्य पर फोकस करेगा जो उसे बहुत बेहतर आता है। इसके अब अन्य दोषों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जहां कुछ लाभ होते हैं सर, वहां कुछ दोष भी हैं। नंबर 1, दोहरे संयोग की समस्या। कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति हमें सरलता से मिल जाता है जो हमारी वस्तु ले ले और अपनी वस्तु हमें प्रदान कर दे, परंतु कई बार ऐसा व्यक्ति मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपका हिंदी विषय का काम पूरा नहीं है पर इंग्लिश का काम पूरा है। आप एक छात्र के पास गए, आपने कहा कि भाई मुझे हिंदी की कॉपी दे दे और बदले में इंग्लिश की कॉपी ले ले। तो हो सकता है उसे इंग्लिश की कॉपी की जरूरत ही ना हो, तो कह देगा ये मुझे तो जरूरत नहीं है, मेरे तो दोनों ही विषय का काम पूरा है। हमने कहा भाई एक काम कर, अपनी कॉपी मुझे दे दे, तो वो कह सकता है कि मैं अपनी कॉपी आपको क्यों दूं। तो कई बार ऐसा व्यक्ति आपको सरलता से मिल जाएगा जो आपकी वस्तु ले ले और अपनी वस्तु आपको प्रदान कर दे, परंतु कई बार ऐसा व्यक्ति मिलने में बड़ी कठिनाई हो जाती है। नंबर 2, वस्तु विभाजन में समस्या। वस्तु विनिमय के माध्यम से छोटी छोटी वस्तुओं का आदान प्रदान तो सरलता से किया जा सकता है, परंतु बड़ी वस्तुओं को आपस में विभाजित करना, बांटना कठिन हो जाता है। एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपका एक मकान सहारनपुर में है और आप यहां से दिल्ली शिफ्ट होना चाहते हैं, तो जो आपका मकान है अब उसके बदले आप क्या वस्तु प्राप्त करेंगे? आटा, दाल, चावल, चीनी, कितना प्राप्त करेंगे सर? और उस सामान को अगर आपने ले भी लिया तो आप उसे दिल्ली तक लेकर कैसे जाओगे? किराया भाड़ा, लाने ले जाने की लागत बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। तो वस्तु विनिमय छोटे स्तर पर तो सरलता से किया जा सकता है, पर कहीं ना कहीं बड़ी वस्तुओं को विभाजित करना कठिन कार्य हो जाता है। इसके बाद माप तोल की समस्या। मनुष्य को हमेशा अपनी वस्तु कीमती तथा दूसरे की वस्तु कम कीमती या कम प्रभावी नजर आती है। मान लीजिए मेरे पास, मैं गेहूं का उत्पादन करता हूं और मेरे पास बहुत सारी गेहूं है। मेरा जो पड़ोसी है वो चावल का व्यवसाय कर रहा है, चावल की खेती कर रहा है और उसके पास चावल है। अब एक बोरी गेहूं के बदले कितने चावल प्राप्त किए जाएं या एक बोरी चावल के बदले कितनी गेहूं दी जाए, यह एक बड़ी समस्या है। कंफ्यूजन रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सामान कम लेता हूं और बदले में अपनी वस्तु ज़्यादा प्रदान कर देता हूं। इसके बाद है संचय में असुविधा। अभी आप वर्तमान समय में अपनी भावी आवश्यकताओं के लिए धन अर्जित करके, धन को जोड़कर, धन को बैंक में जमा करके रख लेते हैं, पर कल्पना कीजिए अगर दुनिया में मुद्रा हो ही ना, तो आप कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको लंबी अवधि तक संभाल के रख सकते हो? अगर आप आटा, दाल, चावल, चीनी संभाल कर रखते भी हैं तो कुछ समय के बाद वो रखनी, एक तो रखने में कठिनाई होगी और दूसरा वो रखी रखी क्या होंगी, खराब हो जाएंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय की प्रणाली सरल है, शीघ्रता है, संयोग में वृद्धि आती है, कार्य कुशलता में वृद्धि करती है, कार्य विभाजन में सहायक है, परंतु कहीं ना कहीं दीर्घकालीन तक प्रयोग नहीं की जा सकती। इसके बाद मूल्य मापन में समस्या रहती है, दोहरे संयोग की समस्या रहती है और वस्तु विभाजन की समस्या सदैव बनी रहती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाओं से क्या आशय है? तो आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में क्रिया क्या है। मनुष्य द्वारा दिन प्रतिदिन जो भी कार्य किए जाते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वो है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है और अनार्थिक क्रिया वो है जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती। अब जरा इसको सामान्य भाषा में समझते हैं। आपके मम्मी पापा या आप भी अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो आप पैसा कमाना है आपका एक उद्देश्य रहा होगा। तो जो भी कार्य आप धन कमाने के उद्देश्य से करते हैं उन सभी को आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। पर कुछ ऐसे काम हैं जिनके बदले आपको धन प्राप्त नहीं होता परंतु फिर भी आप उन्हें करते हैं, जैसे माता पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना, इसके अलावा आपका पढ़ाई करना, इसके अलावा आपका खेलना, मनोरंजन के लिए फिल्म देखना। क्या इन सब कार्यों के बदले आपको कोई धन प्राप्ति हो रही है? बिल्कुल नहीं, परंतु फिर भी हम इनको करते हैं क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं हमें एक मानसिक संतुष्टि मिलती है।
एक अच्छा फील होता है। तो ये सभी कार्य जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं किए जाते उन्हें हम अनार्थिक क्रियाएं कह सकते हैं। अब दोनों में आप अंतर बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। आर्थिक क्रियाएं धन कमाने के लिए, अनार्थिक क्रियाएं धन कमाने के लिए नहीं की जाती। आर्थिक क्रियाओं के लिए हमें बाह्य लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। मान लीजिए मैं कोचिंग पे आता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, दुकानदार दुकान पर जाता है, सामान बेचता है, तो आर्थिक क्रियाओं के लिए आप बाह्य लोगों से जुड़े होते हैं। जबकि अनार्थिक क्रियाएं ज़्यादातर आप अपने परिचित या मित्रों के साथ संपन्न करते हैं। जैसे खेलकूद आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं, घर में बैठ के फिल्म देखना, बातें करना, आपस में विचार विमर्श करना, ये सब क्या है? ये पारिवारिक क्रियाविधि हैं जो हम उन लोगों के साथ करते हैं जिनसे हम पहले से परिचित होते हैं या जो हमारे संबंधी होते हैं। इसके अलावा आर्थिक क्रियाओं का एक निश्चित समय होता है, अनार्थिक क्रियाओं का कोई समय निश्चित नहीं होता। आर्थिक क्रियाओं से धन प्राप्ति होती है परंतु साथ में एक दायित्व बना रहता है, पर अनार्थिक क्रियाओं में हमें दायित्व नहीं बल्कि कहीं ना कहीं अपनी सहमति से हम सभी कार्य करते हैं। जैसे खेलना हो गया, माता पिता का सम्मान करना हो गया, ये हम दायित्व नहीं मानते बल्कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें ऐसा करना ही चाहिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो कार्य आपने पैसा कमाने के लिए किया वो आर्थिक था, और जो बिना पैसे के किया, अपने मन से किया, वो क्या है? अनार्थिक है। इसके बाद अगले शब्द पर आते हैं, इच्छा। इच्छा क्या है? सामान्य भाषा में इच्छा, आवश्यकता या मांग को एक ही रूप में समझ लिया जाता है, परंतु देखा जाए तो अर्थशास्त्र के अनुसार ये तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इच्छा की। इच्छा को साधारण भाषा में लालसा या किसी वस्तु को प्राप्त करने की जिज्ञासा के रूप में देखा जा सकता है। हम मनुष्य की इच्छाएं, हमारी इच्छाएं अनंत होती हैं। एक आवश्यकता या एक इच्छा को अगर हम पूरा कर लें तो उसके पूरा होने से पहले ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। हमारे मन में एक साथ एक से अधिक इच्छाएं भी प्रबल हो सकती हैं। तो यानी आप कह सकते हैं किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो जिज्ञासा है, जो लालसा है कि मुझे ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, ये मुझे लेना चाहिए, ऐसा मेरे पास क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, तो ये सब क्या है सर? इच्छाएं। इसके बाद दूसरा शब्द आता है आवश्यकता। कोई भी इच्छा आवश्यकता है या नहीं है उसके लिए कुछ शर्तों को समझना पड़ेगा। आपके मन में इच्छा है कि मुझे एक एक्टिवा खरीदना है, तो ये आपकी इच्छा हो गई। अब उस एक्टिवा को खरीदने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? धन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तो वो हो गया साधन। तीसरी बात, अब उन साधनों को खर्च करने के लिए भी आप तैयार हो। मान लीजिए मेरे पास अगर आज की डेट में 50 या 60 हज़ार या 70 हज़ार रुपये इकट्ठे हो जाते हैं और मेरे मन में इच्छा भी है कि मैं एक नया लैपटॉप ले लूँ, पर हो सकता है जब मेरे पास धन इकट्ठा हो जाए तो मेरे मन में दूसरा विचार आ जाए कि यार एक काम करते हैं, लैपटॉप बाद में ले लेंगे, अभी तो काम जो है मोबाइल से चल ही रहा है और इस पैसे को मैं किसी दूसरे काम में लगा देता हूँ। तो इस तरह से लैपटॉप खरीदना मेरी इच्छा तो है परंतु आवश्यकता नहीं है, मांग नहीं है। तो आवश्यकता क्या है? ऐसी इच्छाएं जिनके पूरा ना होने के कारण, ऐसी इच्छाएं जिनके पूरा ना होने पर मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक कष्ट का सामना करना पड़ता है, तो उन इच्छाओं को ही आवश्यकता कहते हैं। तो यानी साधारण भाषा में आप समझिए, भूख लगने पर रोटी खाना आवश्यकता है, इच्छा नहीं। क्योंकि अगर हमें भूख लगी है और हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी, कार्य क्षमता में कमी हो जाएगी और वो चीज़ तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक हम खाना नहीं खा लेंगे। तो यानी कि रोटी खाना हमारी इच्छा नहीं, उस समय क्या है? आवश्यकता है। अब आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं? आवश्यकताएं होती हैं अनिवार्य आवश्यकताएं। ऐसी आवश्यकताएं जिनके पूरा ना होने पर मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक कष्ट होता है उसे अनिवार्य आवश्यकता कहते हैं। अनिवार्य आवश्यकताओं पर मूल्य का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात को समझिए।
रोटी, कपड़ा, मकान हमारी मूलभूत यानी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। अगर भूख लगी है तो खाना खाना ही है, शरीर को ढकना है तो कपड़े पहनने ही हैं, और रहने के लिए कम से कम एक घर तो होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी अनिवार्य आवश्यकता। नंबर 2 पर आते हैं। इसके बाद है जो हमारी ऐच्छिक आवश्यकताएं हैं। ऐच्छिक आवश्यकताएं वो होती हैं सर जिनको प्राप्त करने से हमें खुशी होती है, परंतु उन्हें कुछ समय तक डिले किया जा सकता है यानी रोका जा सकता है। तो यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जैसे कि मान लीजिए नई घड़ी लेना, नया लैपटॉप लेना, नया मोबाइल लेना, आवश्यकताएं हैं, हमें उसके बिना समस्या हो रही है और कभी ना कभी लेनी पड़ेगी, परंतु उन्हें कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। इसके बाद तीसरी तरह की आवश्यकताएं आती हैं विलासिता। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हम समाज में अपनी एक पहचान बनाने के लिए, दिखावा करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब ऐसी क्या आवश्यकता है? मान लीजिए आपको ऑफिस आने जाने के लिए, अपने काम पर आने जाने के लिए कार की आवश्यकता है। अब कार तो आप ऑल्टो या क्विड भी ले सकते हैं, परंतु आप लेना चाहते हैं क्रेटा या नेक्सॉन या और भी कोई जो आपको पसंद हो। मुझे पसंद है, मैंने इनका नाम लिया। तो यहां पर इनको प्राप्त करना हमारी आवश्यकता तो है, दिक्कत तो हो रही है, पर बड़ी गाड़ी लेना ये एक विलासिता है। कहीं ना कहीं हम एक दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए इसको करना चाहेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि मान लीजिए आपके पास एक अंगूठी है और जिसमें एक साधारण सा कांच लगा है या आम भाषा में कहें तो नकली हीरा लगा है, तो हम उस अंगूठी को जब पहनेंगे तो हम शो ऑफ नहीं करेंगे, हम उसे बताना नहीं चाहेंगे, दिखाना भी नहीं चाहेंगे। जबकि अगर आप एक वास्तव में हीरे की अंगूठी ले लेते हैं जो बहुत कीमती है, गोल्ड की है, तो कहीं ना कहीं आपने अक्सर महिलाओं को देखा होगा जब भी वो कोई ज्वेलरी लेती हैं तो वो अपनी सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को या अपनी सखी सहेलियों को उस चीज़ की जानकारी जरूर प्रदान करती हैं कि देखो मैंने ये चीज़ ली है। भाई ली तो आपने है, हम क्या करें, परंतु कहीं ना कहीं वो हमें बताएगी और कहीं ना कहीं हमें सुनना भी पड़ेगा क्योंकि मित्रता का भाव है और इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं आवश्यकताएं 3 प्रकार की हुई। अनिवार्य आवश्यकताएं जिनको पूरा ना करने से कष्ट होगा और जिनको पूरा करना आवश्यक भी है। ऐच्छिक आवश्यकताएं जो ऐच्छिक हैं, धन आ गया तो पूरा कर लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं भी करेंगे। इसके बाद तीसरी है विलासिता। ऐसी आवश्यकताएं जिनको हम सिर्फ इसलिए पूरा करते हैं कि हमें उनसे एक अच्छी फीलिंग आती है। इसके बाद अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं उपयोगिता। उपयोगिता क्या है? किसी भी वस्तु का वह गुण, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण हम उसको प्रयोग करते हैं, उसके लिए धन खर्च करने को तैयार हो जाते हैं और उसको महत्व प्रदान करते हैं, तो वो क्या है? उपयोगिता है। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे और कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो मुझे लगता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो यानी कि अगर मैं अच्छा आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है? ये मेरी उपयोगिता है। हम केवल उन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं, हम केवल उन्हीं वस्तुओं पर धन खर्च करना चाहते हैं जिनसे हमें कोई ना कोई उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आप बाजार जाती हैं और आपने मान लीजिए टी शर्ट लेनी है। आप कौन सी टी शर्ट खरीदेंगे? जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, फिर चाहे वो कुछ महंगी ही क्यों ना हो, परंतु हम उसको ले लेंगे क्योंकि हमें क्या है, वो पसंद है। हम खाने में देखते हैं कि अगर मम्मी ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है तो हम खुश होकर खाएंगे, और अगर सब्जी आपके पसंद की नहीं है तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से एग्रेसिव हो जाओगे, गुस्सा करोगे, मम्मी ये क्या बना लिया कि आज तो खाना खाया ही नहीं जाएगा और मुझे बाहर से बर्गर या पिज़्ज़ा ही मंगवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि वस्तु तो अच्छी है पर आपके लिए उपयोगी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? प्रत्येक वह वस्तु जिससे हमें मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक संतुष्टि मिलती है तो वही उपयोगिता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छी गाने सुनने से, अच्छी फिल्म देखने से
हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है। कपड़ों के पहनने से शारीरिक संतुष्टि मिलती है। किसी की मदद करने से हमें कहीं ना कहीं भावनात्मक संतुष्टि मिलती है। तो ये सब क्या है, हमारी आवश्यकताएं होती हैं। तो इस छोटे सी वीडियो लेक्चर में मैंने आपको उपयोगिता के बारे में समझाने का प्रयास किया। इसी वीडियो को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, तो इसका पार्ट 2 आप जरूर देखें। 1 2 3 लॉ क्लासेस विद कवि। थैंक यू।